गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी करेंगे। जो आपका एडिटोरियल है वो कौन सा है? ए लॉन्ग रोड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब 2020 वाला जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला जो एडिटोरियल था उसकी वोकेब को अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वोकेब आपकी आती है वो आती है आपकी एम्बिशस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बिशस? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताओ लाइव चैट के अंदर, जल्दी जल्दी इसका मीनिंग आंसर करो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बिशस। फिर इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बिशस। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस को। तो कंप्लीट एनालिसिस में जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो क्या आता है? महत्वाकांक्षा, लालसी, उमंगी, अभिलाषी। उमंग होना मतलब इच्छा होना, मतलब कोई महत्वाकांक्षा होना किसी की, ठीक है। उमंगी, उसको उमंगी बोलते हैं जिसमें महत्वाकांक्षा हो, ठीक है। अभिलाषी, जिसको अभिलाषा हो। लालसी हो, जिसको लालसा हो, ठीक है। एक टाइप से एम्बिशस का मतलब जिसे कुछ बनने की लालसा हो, जिज्ञासा हो, वो आपका एक टाइप से क्या होता है? एम्बिशस होता है। मीनिंग देखें इंग्लिश में, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, मतलब कामयाब होने की एक क्या बहुत तगड़े वाली स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा कामयाब होने की, जो अपने अंदर सबके अंदर है, मतलब अपने सारे के सारे क्या है? एम्बिशस है। सिनोनिम्स में देखें, एक्टिव, ईगर। एक्टिव का मतलब जो चुस्त फुर्तीला हो, ठीक है। ईगर का मतलब जो इच्छुक हो, उत्सुक हो किसी चीज़ का। एंटोनिम्स, लेजी हो जाएगा, आलसी, वीक, कमजोर हो जाएगा। एक तो क्या है जिसमें महत्वाकांक्षा हो, कुछ कर गुजरने की अभिलाषा हो। एक जो क्या हो, बिल्कुल आलसी हो, जो कुछ भी ना करने की सोच रखता हो। और जो क्या हो, वीक, कमजोर हो, जो कुछ ना कर पाए, तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यूजेस यहाँ पे देखें, क्रिस इज सो एम्बिशस। क्रिस जो क्या है वो क्या, इतना एम्बिशस। सो डिटरमाइंड, एम्बिशस का महत्वाकांक्षी, डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चय वाला। टू डू इट ऑल, इसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, डिटरमाइंड और एम्बिशस से है। क्रिस की बात बोलिए यहाँ पे। एडिटोरियल में देखें, ए कंसेंसस ऑन द मैनी एम्बिशस प्लान्स। किस पे? जो बहुत सारे जो एम्बिशस प्लान्स थे उसके ऊपर एक आम सहमति की बात हुई थी कि सबका सामंजस्य हो। ये स्टेट्स वगैरह कोई बात हुई होगी। तो ये जो आपको अगर कंप्लीट सेंटेंस देखना है तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा एडिटोरियल। तो एडिटोरियल को गो थ्रू आप कर लेना। अब यहाँ पे चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस। पिक्चर एनालिसिस में एक क्योट आता है, क्या आता है? एम्बिशन इज द पाथ। एम्बिशन जो महत्वाकांक्षा है, अभिलाषा है, वो क्या है? पाथ है, एक रास्ता है। टू सक्सेस, किसकी तरफ? सक्सेस की तरफ एक रास्ता है। परसिस्टेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन। और जो परसिस्टेंस है मतलब दृढ़ निश्चय है, वो एक साधन है जिसमें आप वहां तक आते हो। समझ में आ रही चीज? मतलब क्या हुआ, जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, वो तो आपका क्या है? रास्ता है। कहाँ तक जाने का? आपकी मंजिल तक पहुंचाने का, कामयाबी तक पहुंचाने का। बिल्कुल सही बात है। और जो आपका दृढ़ निश्चय है वो एक साधन है, वो आपका एक का व्हीकल है जो आपको वहां तक लेकर जाएगा। तो उस पाथ पे चलना है, पहले तो अपने को एम्बिशन लाना है, एम्बिशन लेकर आओगे। उसके बाद एम्बिशन के पाथ पे चलना बड़ा कठिन होता है, उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय लाना पड़ेगा। और दृढ़ निश्चय ऐसा व्हीकल है जो आपको वहां तक लेकर जाएगा। तो वो व्हीकल रास्ते में खराब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है चीज़? इसका मतलब आपका जो दृढ़ निश्चय जो आपने सोचा है वो आपका खराब नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर नेगेटिविटी आती है ना कि अब तो हमारा कुछ नहीं होगा, मान लो फेल्यूर आते हैं। तो फेल्यूर आते हैं, इसका मतलब क्या निकला कि आपके व्हीकल में गड़बड़ हो रही है। समझ में? उसका फ्यूल खत्म हो रहा है, या फिर मान लीजिए उसका टायर पंक्चर हो रहा है उस व्हीकल का। समझ में आई चीज़? या कुछ भी गड़बड़ हो रही है व्हीकल के अंदर, कोई भी उसके इंजन में प्रॉब्लम हो रही है। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाए इसका मतलब इंजन ही उसका ब्लास्ट हो गया। तो वो व्हीकल आपका ऐसा व्हीकल है जिसको आपको ख़राब नहीं होने देना, उसको बिल्कुल सही कंडीशन में रखना है और उससे क्या करना है? मंजिल तक पहुंचना है, उस व्हीकल को लेकर जाना है आपको। तो दृढ़ निश्चय वो व्हीकल है जो आपको क्या करना है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, कंसिस्टेंसी की फॉर्म में लगातार रखना है, उसको ख़त्म नहीं होने देना, ख़राब नहीं होने देना, तभी आप पहुंचोगे। नहीं तो वो व्हीकल ख़राब हो गया, अगर वो साधन खराब हो गया आपका, तो आप चाहे पाथ, क्योंकि पाथ लंबा है आपका, तो वो सक्सेस का पाथ है, वो वहाँ पर आपके एम्बिशन चाहे कितने तगड़े हो, ठीक है, आपका पाथ कितना स्ट्रोंग हो, लेकिन जब वो व्हीकल आपका जो दृढ़ निश्चय वो आपका खराब हो गया तो आप कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुँच पाओगे। ये बात यहाँ पे हुई है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे। उसकी एक और पिक्चर आती है यहाँ पे, क्या निकल कर आती है? आई कांट। यहाँ पे लिखा है आई कांट, और ये पर्सन है वो क्या कर रहा है? कांट में जो नोट है उसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप चीज़ देखते, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप SBI PO बनोगे, तो आपने क्या बोला? सर ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? सर ये ज़्यादा हो गया। SBI PO सर क्लर्क बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। जब मैं क्लासेस में बोलता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने RBI फोड़ेंगे, तब स्टूडेंट्स के मन में क्या होता है कि सर है ना ऐसे ही फेंक रहे हैं, फालतू हमें चढ़ा रहे हैं। RBI हम कैसे फोड़ सकते हैं? क्लर्क के तो यहाँ लाले पड़े हैं, क्लर्क तो हमारा क्लियर नहीं हो रहा, RBI कैसे फोड़ देंगे?
सर थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करो, कंट्रोल करो अपने इमोशंस को कि SBI PO RBI फोड़ना इतना ईजी थोड़ी है, ईजी नहीं है। लेकिन आई कैन, कांट को क्या करो आप हटाओ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो RRB करूँगा, मेरे से SBI PO ना हो मैं तो RRB कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई कांट नहीं होना चाहिए, आई कैन होना चाहिए। उस कांट के नोट को हटाओ, आई कैन। हर बार खुद से बोलो आई कैन, आई कैन। आई कांट है उसके नोट को हटाकर बोलो आई कैन, उसको कट ही कर दो अपनी लाइफ से। नोट को आप क्या कर दो, आई कांट वाला जो नोट है उसको क्या कर दो, कट ही कर दो लाइफ से। समझ में आई चीज़? किस वे में? जब आपको सक्सेस के रास्ते पे जाना, जब आपको कुछ करना होता है उस वे में। ऐसे नेगेटिव जो काम है उनके लिए तो आई कांट ही सही है। समझ में आई चीज़? तो आपको क्या बोलना है खुद से, आई कैन, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। अगर कोई और कर सकता है इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ। जब आपका साथ वाला कर सकता है तो वो कौन सा अलग दुनिया से आया है? जब वो कर सकता है तो उसकी अपने आगे औकात क्या है? जब वो कर सकता है इसका मतलब मैं भी कर सकता हूँ। कोई ना कोई SBI PO के अंदर अगर कोई ना कोई सिलेक्ट होता है, इस पूरी कंट्री के अंदर एक ना एक पर्सन अगर सिलेक्ट होता है, इस कंट्री में अगर कोई भी एक इंसान सिलेक्ट होता है तो मैं भी सिलेक्ट हो सकता हूँ और मैं भी सिलेक्ट होऊंगा। क्यों होऊंगा? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं किसी से कम नहीं। ये चीज़ आपको सोचनी है। मैं चाहूँ तो पूरा इंडिया टॉप कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो, बस चाहते ही नहीं हो आप। तो ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके से खुद को आपको मोटिवेट करना होता है। समझ में आया? क्लियर है? एम्बिशियस का यूज़ कर ही लोगे। अपने सारे के सारे क्या है, एम्बिशियस है। कोई भी काम करने के लिए अपने क्या है, एम्बिशियस है। चाहे कितने स्ट्रगल आपको देखने को पड़े, देखने को मिले, कितने भी स्ट्रगल आपको देखने को मिले, कितना भी स्ट्रगल आप करो, आपको लोग डिसलाइक करे, आप लोग आपके अपोज आए, आपकी बुराई करे, फिर भी आपको रुकना नहीं है। आपको क्या करना, वो मुकाम हासिल करना। और जिस दिन वो मुकाम आपको मिल गया उस दिन दुनिया आपके पीछे पीछे होगी। एक बार माइंड में इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करके इमेजिन करके देखना कि कल को आपके पास जॉब हो, आप ऑफिसर हो, तो लोग देखना आपके पीछे कैसे कैसे फिरेंगे, कैसे आपको रेस्पेक्ट देंगे। सोच कर देखो कितनी अंदर से कितनी इंटरनल खुशी आती है। इस चीज़ को सोचने से खुशी आती है। और सोच कर देखो अगर बन गए, फिर सोचने वाली बात है ना। तो अपने क्या है, सारे के सारे एम्बिशियस है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। हो गया ये तो आपकी वोकेब, ठीक है। नेक्स्ट वोकेब में चलें तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है इंटर आलिया। इंटर आलिया, इंटर आलिया का मतलब ये मतलब क्या, मैं क्यों बताऊं आपको, मतलब आप बताओ मुझे। यहाँ पे तो आपको मीनिंग बताना है ना अभी तो आलिया, वो आलिया दिमाग में नहीं आनी चाहिए आप लोगों की, समझ आ रही चीज़? वो आलिया नहीं है यहाँ पे, ये इंटर आलिया, ये इंटेलिजेंट फॉर्म है, ठीक है उसकी। तो यहाँ पे अपने बात करें तो जल्दी से मुझे इस वोकेब का मीनिंग बता दो। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। कंप्लीट एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल के आता है वो आता है अन्य बातों के साथ। अन्य बातों के साथ, इंटर आलिया मीनिंग अन्य बातों के साथ। अमंग अदर थिंग्स मतलब दूसरी चीज़ों के बीच में, अन्य बातों के साथ, इस तरीके से बोल रहे हैं। ऑल्सो सिनोनिम इसका ऑल्सो हो सकता है भी, मतलब और चीज़ों के साथ कोई और चीज़ जुड़ी, उस फॉर्म में आपका ऑल्सो सही है। एडिशनल मतलब कोई चीज़ जुड़ी हुई, मतलब उसके साथ भी कोई चीज़, तो ये भी आपका क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटोनिम सेपरेट हो सकता है, इसका अपोजिट कैसे हो सकता है? सेपरेट का मतलब अलग अलग, किस फॉर्म में कि एक तो अन्य बातों के साथ आ रहे हो, एक आप अलग से बात कर रहे हो, तो आपका एंटोनिम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। यूजेस यहाँ पे देखें, द पेपर डिस्कस्ड, जो पेपर था उसने डिस्कस किया इंटर आलिया अन्य बातों के साथ। अन्य बातों के साथ क्या डिस्कस किया? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जो मुद्दे हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल मुद्दे, उनको भी डिस्कस किया अन्य बातों के साथ। अन्य बातें डिस्कस की, उनके साथ ये चीज़ें भी डिस्कस उन्होंने की, बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में था द पॉलिसी इंटर आलिया एम्स टू, जो पॉलिसी आपकी अन्य बातों के साथ एम करती है, क्या एलिमिनेट करने की ऐसी कुछ बात हुई थी, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, आप क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना, जो आपका एडिटोरियल है उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग, ठीक है ना। उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उस टाइटल नाम है उसका प्लेलिस्ट का, उसके अंदर आपको ये एडिटोरियल सारे मिल जाएंगे। तो इस नाम का जो आपका एजुकेशन पॉलिसी वाला जो आपका था ना, उस वो वाला एडिटोरियल आप गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस में। पिक्चर एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे वही दो कबूतर बातें कर रहे हैं। फर्स्ट वाला पूछ रहा है उससे, व्हाट आर अदर वर्ड्स फॉर इंटर आलिया, ठीक है। वो मीनिंग पूछ, मतलब अदर वर्ड्स क्या है, सिमिलर पूछ रहा है उसके। तो दूसरे कबूतर ने क्या किया, उसने बताया अमंग अदर थिंग्स, ठीक है। अमंग अदर्स, एप्रोपोस, इंसिडेंटली, इन पासिंग एंड पेसेंट, पैसिंगली, ठीक है। पासिंगली फॉर्म में उसने बोला। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं उसके, किसके, आपके इंटर आलिया के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। इंटर आलिया को कैसे यूज़ करोगे, इंटर आलिया यूज़ कर सकते हो अन्य बातों के साथ। क्या क्या बातों की, मतलब और क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है। मैं स्टडी पे तो फोकस करूंगा, इंटर आलिया अन्य चीज़ों के साथ मैं स्टडी पे भी फोकस करूंगा, अन्य चीज़ें। फिर इंटर आलिया है कौन सी वो चीज़ें,
आप खुद से क्वेश्चन पूछो ऐसे, जैसे किसी को बोल दिया कि मैं इंटर आलिया क्या करूँगा, स्टडी को फोकस करूँगा, स्टडी को इंक्लूड करूँगा, तो वो बोलेंगे अच्छा इंटर आलिया, इंटर आलिया का मीनिंग क्या होता है, अन्य बातें, तो अन्य बातें तो बताओ वो इंटर आलिया है क्या, तो वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर देना, इंटर आलिया आपके याद हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वो के पेडागोजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडागोजी। अब चलते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें एनालिसिस को। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग निकल कर आता है वो आता है शिक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षण, संशिक्षा, शिक्षा शास्त्र एंड अध्यापन कला। ये इसके आपके मीनिंग है। यहाँ पे हिंदी में देखें, मीनिंग इंग्लिश में देखें तो द स्टडी एंड थ्योरी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह, स्टडी एंड थ्योरी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे अपने ऐसे याद कर सकते हैं कि अपनी जो पेडागोजी है वो सबसे अलग है, क्योंकि अपने हर सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलते हैं, अपने साइंटिफिक फॉर्म में पेडागोजी को यूज करते हैं, साइंटिफिक लर्निंग अपनी चलती है, तो साइंटिफिक अपनी, ठीक है। तो सिनोनिम्स लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग शिक्षा ही होती है। एंटोनिम्स यहाँ पे देखें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब गड़बड़, ठीक है, वो अपोजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूजेज यहाँ पे देखें, सम ऑफ इट्स प्लान्स विल हेल्प, इसके कुछ जो प्लान्स है उनमें से कुछ क्या करेंगे, विल हेल्प मदद करेंगे। सच एज जैसे कि टू क्या करने के लिए, टेस्ट न्यू टीचर्स, नए टीचर्स को टेस्ट करने के लिए, ऑन किस पर, बोथ कंटेंट एंड पेडागोजी। जो कुछ प्लान है वो नए टीचर्स को क्या करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, टेस्ट करेगा, किस पर, कि उनके पास कंटेंट कैसा है, मतलब वो मैटर कैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनकी पेडागोजी, पढ़ाने की जो कला है वो कैसी है, उन चीज़ों को कंसिडर करेगा। ये बात इसने बोली है। एडिटोरियल में देखें, एम्स टू एलिमिनेट प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोजी, एम्स एम करता है एलिमिनेट करने, प्रॉब्लम्स ऑफ पेडागोजी की जो प्रॉब्लम्स है उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आप क्या करना, जो आपका एडिटोरियल है उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। चलते हैं यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस में। जो पिक्चर यहाँ पे निकल के आती है वो एक क्योट आता है, और बड़ा ही शानदार क्योट है। क्या, नो मैटर हाउ मच पेडागोजी वी नो, कोई मतलब नहीं है कि अपने को कितनी पेडागोजी आती है, मतलब कितना नॉलेज है पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र का, पढ़ाने का कितना नॉलेज है। नो मैटर हाउ मैनी डिग्रीज वी हैव, कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास कितनी डिग्रीज है, कितनी ज़्यादा डिग्रीज है हमारे पास, ठीक है। अनलेस आर स्टूडेंट्स नो, जब तक हमारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, दैट की वी केयर, कि हम उनकी केयर करते हैं, दे विल नॉट लर्न फ्रॉम अस, वो हमसे कभी नहीं सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये टीचर्स के लिए ये बात है, ये जो आपका क्योट आया है ये टीचर्स के लिए बोला गया है कि आप कितना ही आपको नॉलेज हो पेडागोजी, शिक्षा पढ़ाने का, कितना ही आपको एक्सपीरियंस नॉलेज हो, कितनी ही आपके पास डिग्री हो, जब तक आपके स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लगेगा कि आप उनकी केयर करते हो, अपने स्टूडेंट्स की केयर करते हो, तब तक वो आपसे लर्न नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, एक ऐसे टीचर की बात बोलिए जो अपने स्टूडेंट्स की क्या करे, केयर करे। ये सबसे बड़ी जो अपने बात करें टीचर की ड्यूटी होती है, अपने स्टूडेंट्स की क्या करना, केयर करना। कई टीचर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उनको आने लग जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आने लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो हवा में आ जाते हैं और फिर एटीट्यूड दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन टीचर्स ये नहीं सोचते कि आप हो किसके कारण, सोचने वाली बात है ना। जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स के कारण ही होता है, विदाउट स्टूडेंट कोई टीचर नहीं होगा। जब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो आप टीचर बनकर करोगे क्या, किसका टीचर बनोगे, समझ में आ रही चीज़। तो समझ में आ रही है ना, जो टीचर अपने स्टूडेंट्स के कारण होते हैं और स्टूडेंट्स अपने टीचर के कारण होते हैं, समझ में आ रही है चीज़। जैसे अपने स्टार्स की बात करें, जो स्टार्स होते हैं वो अपने फैंस के कारण होते हैं, अगर उनके फैन उनका साथ छोड़ दे तो स्टार्स भी फ्लॉप हो जाएंगे, समझ में आ रही है चीज़। तो टीचर्स को कभी भी अपने स्टूडेंट्स पे एटीट्यूड, उनके साथ एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, उनके साथ उनकी केयर करनी चाहिए। हाँ, अगर नॉनसेंस स्टूडेंट्स हो बहुत सारे, जो ज़्यादा अपने नमूनों की बात करें फिर तो अलग बात है, लेकिन वैसे बोल रहा हूँ कि टीचर को खुद से एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, उसे अपने स्टूडेंट्स की केयर करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स की केयर से उनको कोई मतलब नहीं। वो मैक्सिमम बहुत सारे टीचर्स का मैंने सुना भी है, वो ऐसे ही बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करो, खुद पे डिपेंड कर लो। अगर स्टूडेंट्स को अपने खुद पे डिपेंड कर लेंगे तो स्टूडेंट डिपेंड हो जाएंगे, हमें छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे और हमारी अर्निंग होगी, हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा। ये पॉलिसी बिजनेस की देखो, टीचर जब बिजनेस की पॉलिसी के साथ आता है तो वो टीचर नहीं रहता, समझ, और वो अच्छा करवा भी नहीं सकता आप लोगों को जब टीचर बिजनेस की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो टीचर क्या होते हैं, आजकल जो बिजनेस चलता है उसमें क्या करते हैं, टीचर्स ऐसे ही बनते हैं, वैसे बोलते हैं स्टूडेंट्स को कैसे ट्रिक वगैरह खेल के उनको अपने क्या करें, अपने वश में करें, ताकि अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, उसके बाद में हमारा बिजनेस मस्त चले। ये रियलिटी होती है मैक्सिमम टीचर्स की, ठीक है। ये गलत चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दें आपको, समझ में आ रही है चीज़। फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं पढ़ा सकते। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि टीचर को भी तो अर्निंग की जरूरत है, तो अब ये स्टूडेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने टीचर्स की केयर करें, समझ में आई चीज़। ये एक ड्यूटी बनती है किसकी, अपने स्टूडेंट्स की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपने टीचर्स की केयर करें, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की केयर करें। टीचर आपको अगर अच्छा पढ़ा रहा है, अगर आपको लग रहा है
कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो उसे क्रेडिट की फॉर्म में आपको क्या देना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए। कोई भी टीचर हो, अगर उसका काम नहीं चल रहा है, समझ में आ रही चीज़, उसे क्या करनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए। जब आपको लग रहा है कि हमें इससे कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उसकी भी तो अर्निंग जरूरी है, वो भी तो, उसे भी तो अपना घर चलाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं पढ़ा सकता, ये भी जॉब है उसकी, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं वो घर से बोझा खाते पीते घर का तो आपको फ्री पढ़ा रहा है, सोचने वाली बात है। सारे टीचर्स नहीं होते खाते पीते घर के, समझ में आ रही है ना चीज़। तो ये चीज़ है, बहुत सारे स्ट्रगल भी करने वाले टीचर्स होते हैं, स्ट्रगल करके आए होते हैं, ठीक है, उनकी अर्निंग होती है ये। तो आपको भी टीचर्स को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियल वे में। वो होता है कोचिंग की फॉर्म में बात करें तो, जैसे कोचिंग में आप पेमेंट देते हो ना, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो टीचर्स को वहाँ पे ड्यूटी है केयर करके अच्छे से पढ़ाए, और बच्चों की ड्यूटी है उनको फी वगैरह सबमिट करवाए, ये वाला केस है। जैसे अब यहाँ पे अपने थोड़ी सी बात करें तो, जैसे अपने चैनल पे क्या है, ज्वाइन बटन आया हुआ है, अभी ज्वाइन बटन मिल गया अपने को। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों के कारण मुझे ज्वाइन बटन मिल गया। तो ज्वाइन बटन में क्या होता है कि आप अपने चैनल को अब मेंबरशिप के लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि वहाँ पे स्पेशल डाउट क्लासेस होगी, मेंबर्स ओनली वाली, रखने को मैं सारी वीडियोस उसमें रख सकता हूँ। देखो, एक स्टूडेंट से बात हुई थी, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ज्वाइन बटन आ गया, अब आप पेड कोर्सेज स्टार्ट करोगे, सारे के सारे कोर्सेज जो आपके पेड रहेंगे क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पेड कोर्सेज नहीं रहेंगे फिलहाल, तो अभी फ्री चलेंगे आपके कोर्सेज। और अगर कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो बाद में भी फ्री चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट नहीं होती है और अर्निंग वगैरह नहीं होती है, फिर तो मजबूरन उन्हें पेड कोर्स बनाना पड़ेगा, फिर तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे अपनी जो प्राइसेस हैं वो इतने रखेंगे पर मंथ के हिसाब से कि आप लोग अच्छे से सभी अफोर्ड कर पाओ, ठीक है, और मेरी भी अर्निंग क्या हो, अच्छे से हो पाए, मतलब बिल्कुल सही तरीके से अर्निंग चल पाए, तो वो प्राइसेस रखेंगे। अगर कोचिंग स्टार्ट नहीं होती है तो ही, तो 2 मंथ्स तो मान लो, कम से कम 1 या 2 महीने तो कोई चांस ही नहीं है पेड कोर्सेज का, सब कुछ आपको फ्री ही मिलेगा। समझ में आ रही है चीज़? उसके बाद में चांसेस है, अगर मैं उसमें अपनी वीडियोस को सारी की सारी पेड कोर्सेज में रख देता हूं, तो आपको बस वीडियो वैसे दिखाई देगी, थंबनेल वगैरह, आप वीडियो एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप उस मेरे चैनल को क्या नहीं करोगे, ज्वाइन नहीं करोगे। आपने बहुत सारे चैनल्स को देखा होगा, लेकिन ऐसा काम अभी अपने नहीं करेंगे। अगर कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है वापस से, तो मैं ये अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्री ही रखूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। कभी बाई चांस अपने को सारे सब्जेक्ट लेकर चलने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट करवाएंगे, तब खुद से अपना एक टाइप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही तैयार करेंगे, उस टाइम पे अपने बात अलग है। लेकिन उनके प्राइसेस अदर से तो अपने कम ही रखेंगे, बहुत कम रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे प्राइसेस रखेंगे कि आप इजीली उनको अफोर्ड कर पाओ और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। जो अदर कोचिंग्स में आप देते हो उनसे कम प्राइसेस ही लगेंगे और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होगी जब अपने सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलेंगे। वो अपना बाद का केस है, ठीक है, समझ में आ रही है ज्वाइन बटन वाला। अब कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा था मुझसे कि सर ज्वाइन कर लें क्या? वो आप पे डिपेंड है कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना, कि सर कब ज्वाइन करना है, वो आप पे डिपेंड है। एक टाइप से डोनेशन ही मान लो चैनल का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर बहुत अच्छा करवा रहा है, हमें फायदा है, तो आप डोनेट कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, बाद में कर देना, बाद में स्टार्ट करेंगे, देखेंगे वो। अगर कोचिंग स्टार्ट होगी तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आपके इमोशंस जग गए, ठीक है, कि सर बहुत अच्छा करवा दिया, हमें तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, तो आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। और फोर्स करने के लिए मैं अपनी वीडियोस को पेड कोर्स में भी नहीं रखूंगा, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा आपका। समझ में आ रही है चीज़? तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपने डिसाइड भी करेंगे, जब अपने पेड कोर्स स्टार्ट भी करेंगे, तो मैं पहले जैसे टाइमिंग का आपसे पूछता हूँ वैसे ही आपसे पूछूंगा कि पर मंथ आपको कम से कम 1 वीक का मैं टाइम दूंगा, ठीक है, कि आप 1 वीक में मुझे बता दो कि आपको पर मंथ कितनी पेमेंट रखनी है, मुझे कितना क्या चाहते हो आप कि मैं कितनी पेमेंट रखूं पर मंथ, उसके अकॉर्डिंग अपने डिसाइड कर लेंगे सारे मिलकर, क्योंकि साथ में चलना, अपनी फैमिली है पूरा पूरा अपना। ये चैनल मेरा थोड़ी है, ये आप सबका चैनल है, अपना सबका चैनल है। अपने क्या है, ये चैनल एक चैनल थोड़ी है, ये अपनी फैमिली है, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना है। वो अपने बाद में डिसाइड करेंगे। और बाई चांस अगर अर्निंग वगैरह ना होती है तो, क्योंकि फिर मजबूरन मुझे करना पड़ेगा, अभी तो आपका फ्री चलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। और ज्वाइन बटन का वो आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको क्या करना हो, वो डाइट आपको क्या करना हो, ज्वाइन करना हो तो डाइट ज्वाइन नहीं होने वाला आपसे, क्योंकि जैसे आप अपने जो कार्ड है, एटीएम कार्ड वगैरह, उसको वहाँ पे उसके नंबर वगैरह जो आप पुट करोगे, अगर वहाँ पे दोगे डिटेल्स वगैरह, तो वो इनवैलिड बताएगा, क्योंकि आपको पहले बैंक में जाकर अपने कार्ड को इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वैलिड करवाना पड़ेगा, तभी जाकर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। समझ में आ रही है आप चीज़? तो ये चीज़ आप देखें। क्रेडिट कार्ड का मुझे पता नहीं है, डेबिट कार्ड में ये चीज़ें आपको एक बार इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल शॉपिंग वगैरह के लिए, उसे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए वैलिड करवाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका क्या होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी चेक कर लेना एक बार ज्वाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे, बैंक नहीं जा पा रहे, या फिर वो इंटरनेशनल वाला नहीं करवा रहे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जितना चार्ज है, जैसे अभी 159 वाला जो आपका पर मंथ वाला है, ठीक है, तो 159 वाला अगर आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे मैं स्पेशल डाउट क्लासेस दूंगा आपको, ओनली उन्हीं मेंबर्स को
जो मेंबर्स मुझसे स्पेशल अलग से डाउट पूछेंगे, कुछ भी डाउट पूछेंगे, ठीक है, अलग से, उनको सिर्फ इस ज्वाइन बटन पे अपने बाद में डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर। थोड़ा सा मैं बता दूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाकर कार्ड से आपको जैसे 159 का क्या करना पड़ेगा, एक रिडीम करवाना पड़ेगा आपको, क्या कूपन कोड रिडीम करवाना, वहाँ पे पेमेंट करके एक वाउचर कोड बनाना पड़ेगा, फिर आप चैनल पे ज्वाइन करोगे तो अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, कैसे हाउ टू ज्वाइन ए चैनल, या फिर कार्ड इज गोइंग इनवैलिड विद ज्वाइनिंग द चैनल, चैनल को ज्वाइन करते टाइम कार्ड क्या हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है। वो बातें बाद की, उसके ऊपर अपने कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। आपको ज्वाइन करना है तो मैंने बता दिया किस तरीके से आप लोगों को ज्वाइन करना है। जो चाहते हैं ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर लेना, मेंबर बनना चाहते हो तो बन जाना, थोड़ा स्पोर्ट वगैरह की फॉर्म में देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, मैं अभी आपको फोर्स नहीं करूँगा, वो बाद की बातें अपनी। तो ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है कि क्या करनी चाहिए, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स की केयर करनी चाहिए। पेडागोजी यूज कर ही लोगे तो पेडागोजी है, जो कुछ अपने पढ़ रहे हैं वो सब कुछ पेडागोजी है। अपनी पेडागोजी कौन सी है, साइंटिफिक पेडागोजी, हो गया याद, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब में आपका आता है ऑमनीबस। नेक्स्ट वोकेब में आता है आपका क्या, ऑमनीबस। ऑमनीबस आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑमनीबस, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑमनीबस। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। कंप्लीट एनालिसिस की बात करें तो ऑमनीबस का मतलब होता है सर्व संग्रह, सर्वव्यान, मतलब सारी चीज़ों को क्या करें, इंक्लूड करता हुआ उसको बोलते हैं। मीनिंग यहाँ पे देखें, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। ऑमनीबस बस को भी बोलते हैं जिसमें हर चीज़ क्या हो, वो हर काम के लिए आए, मतलब हर एक चीज़ उसमें डाली हुई हो, वो ऑमनीबस होती है, वो बाद में देखेंगे अपनी। ए लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का एक बड़ा कलेक्शन। सिनोनिम्स, होल, होल का मतलब कंप्लीट, सारे के सारे, कलेक्शन, कलेक्शन आपका हो गया, ठीक है, संग्रह वगैरह। लिमिटेड, एंटोनिम लिमिटेड, एक तो सभी चीज़ों का संग्रह है आपके पास, कलेक्शन है, एक आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेस यहाँ पे देखिए, द मनी वॉज पार्ट ऑफ एन ऑमनीबस स्पेंडिंग बिल अप्रूव्ड बाय कांग्रेस। जो मनी था, पैसा था, वो क्या था, पार्ट था एक ऑमनीबस स्पेंडिंग बिल का, सर्व संग्रह वाले, स्पेंडिंग मतलब खर्चा करने वाला बिल, मतलब स्पेंडिंग बजट का जो बिल है उसकी बात करें, जो कि कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, अप्रूव किया गया। एडिटोरियल में देखें, द एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट ऑमनीबस पॉलिसी आफ्टर 1996 वाली बात हुई थी ना। कंप्लीट बात के लिए क्या करना, आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में बड़ी शानदार पिक्चर आती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हो कि बस, और उसमें सारा कुछ ही है, बस में सारा का सारा घर का सामान, लोग भी बैठे हैं, ऊपर पता नहीं क्या क्या है, गधा भी है, ठीक है, देखो वहाँ पे डंकी भी है, यहाँ पे एक गधा भी बैठा है, ठीक है, मतलब सारे के सारे सामान है, मतलब ये एक टाइप की क्या है, ओमनीबस ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें हर चीज़ का संग्रह हो। तो ये क्या है, कलेक्शन है ना, हर चीज़ का कलेक्शन है, आदमियों का तो है, सामान का तो है, जानवरों का भी कलेक्शन, गधा भी रख रखा है इन्होंने, समझ आ रही है चीज़। तो ये क्या है आपका ओमनीबस होगी। तो ओमनीबस आपको दिखाई दे जाएगी, जैसे बसें चलती है ना गांव वगैरह में, जो इसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हर सामान भी पड़ा रहता है, सब कुछ पड़ा रहता है, वो इंडिया में तो यही चलती है, ओमनीबस से ही चलती है आपकी, ठीक है। तो ये ओमनीबस आपका मिल जाएगा, क्लियर है। जैसे आप लोगों के पास कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन रख रखा है आपने किसी, मान लीजिए अपने बात करें किसी कंटेनर के अंदर, तो आप उसको ओमनीबस बोल सकते हो। क्लियर, आप लोगों के समझ में आया, तो इस तरीके से आपके याद हो जाएगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है रोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोट। अब जैसे ही मैंने बोला रोट, वैसे भी टाइम हो गया रोट का, ठीक है, तो जैसे ही मैंने बोला रोट, तो आपको कौन सा रोट दिखाई देता है। अगर आपको वो रोट दिखाई देता है तो वो रोट आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर आपको वो वाला रोट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आपके 7 PM के बाद का टाइम चल रहा है, तो टाइम आपका हो गया रोट वाला, तो अगर आपको वो रोट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप लोगों की कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो अपने में इंप्रूवमेंट करो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। हर टाइम रोट ही रोट नहीं दिखना चाहिए। तो ये रोट अलग वाला रोट है, जो रोट आप क्लास में करते हो, समझिए, क्लासेस में जब आप पढ़ते टाइम रोट करते हो, वो वाला रोट है। तो दोनों रोट एक जैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग बता दो, चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करिए इसका एनालिसिस। तो रोट का मीनिंग होता है रटना, दोहराव, दोहराना, परिपाटी। परिपाटी का मतलब प्रथा वगैरह जो पहले से चली आ रही है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो रोट का मीनिंग ये होता है, समझ में आया। तो बिल्कुल सही बात है, रोट खा खा कर आप लोग सुनने हो जाते हो और उसके बाद में रोट ही करते हो, ठीक है, क्योंकि नींदें आती है आपको, फिर क्या करते हो, बार बार ये रोट, मतलब आप सीख जाओगे इसको। रोट का मीनिंग दो। रोट का मतलब क्या, बार बार दोहराना, जोर जोर से पढ़ना। आप रटते हो ना चीज़ों को, जैसे लर्निंग थिंग्स बाय रिपीटिंग दैम, लर्निंग थिंग्स बाय रिपीटिंग दैम, लर्निंग थिंग्स बाय रिपीटिंग दैम, लर्निंग थिंग्स, मतलब आप अपने करते थे ना पहले, जब क्वेश्चन आंसर अपने याद करते थे, जब मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के करते थे, इंग्लिश की मान लो, आप इंग्लिश के करते थे, तो उनको ऐसे रट के जाते थे, मीनिंग नहीं देखते थे ये बोलना क्या चाहता है, सिर्फ डायरेक्ट क्या करते थे, उसको रट के चले जाते थे। छोटे बच्चे यही करते हैं, ये रट के चले जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो वाला चीज़ होता है रोट,
मतलब रोट खा खा कर शून्य हो जाना, और शून्य होने के बाद क्या करना, चीज़ों को रटना, जो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, आप रोट नहीं करते, मतलब रटते नहीं हो चीज़ों को, ठीक है। तो वो वाला केस है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या निकला, रोट का मतलब रटना, जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। और इसी पॉइंट का अपने को फ़ायदा उठाना है, क्या कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स रोट करते हैं, अपने रोट नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, अपने चीज़ को बिल्कुल अंडरस्टैंड करेंगे, सेंसिबल फॉर्म में करेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स को अपने पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स प्री कर लेते हैं, लेकिन मेंस नहीं होता। सर हर बार प्री क्लियर हो जाता है, मेंस क्यों नहीं होता, क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये कि रट के गए थे, प्री में आपका क्या हो जाता है, बाई चांस काम बन जाता है, लेकिन आजकल तो प्री भी नहीं बनता, वो भी पूरा सेंसिबल चलता है। तो ये दिक्कत होती है सबसे बड़ी, ठीक है, रटना नहीं चाहिए। तो क्या है मीनिंग, लर्निंग थिंग्स बाय रिपीटिंग देम, मतलब रिपीट कर करके पढ़ना। बहन भाई साथ में पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते ना, जैसे कोई एक क्या करे, जोर जोर से बोल बोल कर पढ़े, दूसरे को आदत होती है साइलेंट फॉर्म में। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो बोल बोल कर पढ़ता है वो थोड़ा रटने वाला सिस्टम होता है, और जो बंदा चीज़ों को पिक्चर बनाते हुए माइंड में और समझते हुए करता है, वो बंदा कभी भी उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती पढ़ते टाइम, वो बिल्कुल क्या करता है, डिटेल उसमें चला जाता है और बिल्कुल खो जाता है साइलेंस की फॉर्म में। जहाँ 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 बंदा पढ़ता हो और साइलेंस दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, उस बंदे में कुछ ना कुछ रटने की एबिलिटी नहीं है। और जो जोर जोर से बोले, इसका मतलब उसे रटने की एबिलिटी आप में बहुत सारों में मिल जाएगी। तो वो एबिलिटी सुधारो, बोल बोल के करने वाले। एग्जाम के अंदर भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे बोल बोल के करते हैं, तो साइड वाला सुना देता है, फिर बाद में वहाँ पे बैठे रहते हैं ऐसे मुंह बनाकर, सुना दिया तो दिल पे लग जाती है, इतने में टाइम हो जाता है, ठीक है, एग्जाम का, वो दिल पे लगी रह जाती है। उसके बाद बाहर आ जाते, उसने मेरा पेपर खराब कर दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, ठीक है। तो काम ये ना करो ना ऐसे पुट्ठे काम आप, समझिए। लर्निंग थिंग्स बाय रिपीटिंग देम विदाउट थिंकिंग अबाउट दे, बिना उनके बारे में सोचने के, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, और बिना उन्हें ट्राई करके सोचने की ट्राई करके। तो मतलब क्या हुआ, चीज़ों को रिपीट कर करके रटना होता है, लर्न करना होता है, बिना उनको सोचते समझते हो कि बोलना क्या चाहता है। ये कोई भी टॉपिक हो, आप क्या करते हो, फॉर्मूलाज रट लेते हो, मैथ्स वगैरह कोई भी टॉपिक हो, फॉर्मूलाज रट लेते हो। कभी ये नहीं करते कि देखो मैक्सिमम स्टूडेंट जैसे टाइम एंड वर्क या कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग क्या करते हो, रट लेते हो उन चीज़ों को, ठीक है, फॉर्मूला रट लिया डायरेक्ट। कभी किसी स्टूडेंट को आप टाइम एंड वर्क करते हो, तब आपको वो आदमी काम करते हुए दिखते हैं कि नहीं दिखते, दिखते हैं क्या? अगर वो दिखने लग जाए ना, तो आपको दिक्कत ना। बोट स्ट्रीम करते हो आप, बड़ा शानदार टॉपिक है ये, बोट स्ट्रीम आप करते हो, तो आपको नाव चलती हुई दिखती है क्या? तैरता हुआ पर्सन आपको दिखता है क्या? ट्रेन वाला सबसे इजी होता है, और स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें ट्रेन वाला नहीं आता। ट्रेन वाला तो बिल्कुल ईजी है, ट्रेन में खुद को बैठा लो, खुद बैठ जाएगा ट्रेन में। खुद को कभी बैठाया है क्या ट्रेन में? खुद को बैठा कर देखो, कहाँ पे बैठाना है, खिड़की के पास बैठाना है, ताकि बाहर की चीज़ें दिखे, समझ में आ रही चीज़। तो खुद को कभी बिठा कर देखा है क्या आपने ट्रेन में? खुद को एक बार बैठा कर देखो ट्रेन में, ट्रेन वाला टॉपिक हो जाएगा आपका, 100% गारंटी है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजर रही है, तो प्लेटफॉर्म पे खुद खड़े हो जाओ। प्लेटफॉर्म पे मतलब ऐसे नहीं है कि सर वहाँ पे अब एग्जाम देने गए हो, तो सर ने बोला था ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है, मैं तो जा रहा हूँ। वो एग्जामिनर बोले कहाँ जा रहे हो? प्लेटफॉर्म पे जाकर खड़ा होना है देखने के लिए। तो ऐसा नहीं करना, कुछ नॉनसेंस ऐसे भी होते हैं, ऐसी भी सोच चलती है कईयों की। तो ऐसा काम नहीं करना बेवकूफ़ों, ठीक है। करना क्या है, मतलब इमेजिनेशन में आपको क्या करना, प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है और ट्रेन को फिर निकालना है। पोल है, खंबा है, तो खंबे के पास खुद को खड़ा होना है, खंबे से कैसे निकल रही है, आप चल रहे हो तो कैसे निकल रही है, समझ में कैसे जुड़ती है चीज़। दो ट्रेनें आपस में आ रही है, तो वहाँ पे पास में खड़े होकर देखो कि दोनों ट्रेनें साथ में कैसे। वहाँ रोड जो आप रियल के अंदर प्रैक्टिकल करने मत चले जाना कि वहाँ पे ट्रैक पे खड़े होकर देख रहे हैं दोनों ट्रेनें कैसे जा रही है, तो आप चले जाओगे इस दुनिया से, समझ आ रही चीज़। तो ये इमेजिनेशन होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर आप लोगों के पास रटने वाली नहीं है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार करके देखना, आपको गारंटी है, कोई भी सब्जेक्ट हो 100% गारंटी है, कैसा ही सब्जेक्ट हो, कथन कार्रवाई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, मैथ रीजनिंग सब। तो ये काम आपको करना है, रटना नहीं है चीज़ों को। सिनोनिम्स देखें, रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब क्या हो गया, रिपीट करना चीज़ों को, बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग, एंटोनिम अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल समझते हुए, वहाँ रटते हुए, यहाँ समझते हुए। यूजेस यहाँ पे देखें, द चिल्ड्रन लर्न बाई रोट, चिल्ड्रन क्या करते हैं, रोट के द्वारा लर्न करते हैं। रोट का मतलब किस रोट से लर्न, किस रोट से पढ़ते हैं, उस रोट से नहीं पढ़ते, मतलब क्या है, रटते हुए पढ़ते हैं। विद लिटिल और बहुत कम या नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर मेमोराइजिंग, कि वो क्या याद कर रहे हैं उसकी ना तो उन्हें कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना ही, या है तो थोड़ी बहुत है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री वगैरह पहले पढ़ते थे, बचपन में अपने पढ़ते थे, तो अपने को नहीं पता हो क्या रहा है। कभी आपको एक चीज़ बताओ, कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपको सेना आती हुई दिखी है क्या? जब आप किसी युद्ध की बात करते हो, तो मुझे तो दिखती थी हमेशा, मुझे हर बार सेना दिखती थी, मुझे तो बचपन से ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो क्या आपको कभी सेना दिखाई दी कि उस टाइम पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो वहाँ पे महाराणा प्रताप वगैरह उनकी वो सेना आई? ये चीज़ें आपको दिखाई देती है क्या कभी आप लोगों को? कभी दिखाई देती है? तो वो सेना दिखाई देती हो अगर हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी में आप हिमालय की बात करो, हिमालय आपको दिखाई देता है क्या? ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा खिसक जाता है, 33C होता था पहले हिमालय किसी का, तो आपको कभी आपने जैसे 33C नाम बोला तो वहाँ पे समुद्र दिखाई दिया क्या आपको? फिर समुद्र में से आपको पर्वत श्रेणियाँ निकलती हुई दिखाई दी क्या?
तो ये चीज़ें दिखनी चाहिए, तभी जब आपको पिक्चर बनेगी तभी चीज़ें आएगी। रटना नहीं होता, ये साइंटिफिक लर्निंग होती है। और आप क्या करते हो, रट लेते हो बस, ठीक है, कि उसकी जगह ये था, उसकी जगह वो था, कभी आपने पिक्चर बनाई नहीं, इसलिए दिक्कत होती है। एडिटोरियल में बात करें, मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, मूव अवे करवाना है रोट लर्निंग से, बिल्कुल सही बात है। ये आप एडिटोरियल में चले जाना कंप्लीट के लिए। यहाँ पे अपने अगर देखें यहाँ पे जो पिक्चर एनालिसिस में, तो यहाँ पे फिर से क्या आता है, क्योट आता है, रोट लर्निंग इज ए किलर। रोट लर्निंग एक किलर, हत्यारा है, फॉर मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज़्यादातर के लिए, एंड फॉर सम पीपल, और कुछ लोगों के लिए, इट रियली, वास्तव में एक्सक्लूड्स देम, उनको एक्सक्लूड कर देता है, मतलब बाहर ही निकाल देता है, मतलब अस्तित्व भी खत्म कर देता है उन लोगों का। रोट लर्निंग एक हत्यारा है, हम में से मोस्ट ऑफ अस का मतलब हम में से ज़्यादातर के लिए, 99%, अपने 90% बोल दो, 99 मत बोलो, वैसे 99 भी बोल सकते हो, 90% जो लोग होते हैं वो रोट लर्निंग करते हैं, रटते हैं, साइंटिफिक अप्रोच नहीं यूज़ करते। आपने देखा होगा, इंग्लिश की क्लासेज की बात करें, अपने और क्लासेज की क्यों बात करें, तो बहुत सारी फैकल्टीज़ को आपने देखा वो रूल्स ही रटवाते हैं, सारी की सारी फैकल्टीज़ क्या करती है, रूल्स रटवाती है, तो वो क्या रट्टाफिकेशन ही है, रोट लर्निंग है वो। बहुत कम है जो साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलते हैं, जैसे कि आप लोग, समझ में आ रही है चीज़, जैसे कि आप लोग चलते हो, ठीक है, तो वो वाला केस है, तो वो बात इसने बोली है। और ये क्या करती है, रियल में कुछ लोगों के तो क्या कर देती है, रियल में एक्सक्लूड, मतलब उनको दुनिया से उनका अस्तित्व ही मिटा देती है ये रोट लर्निंग, मतलब उनको इतना ज़्यादा हद तक उनके नॉलेज को ख़त्म कर देती है, उनके माइंड को करप्ट कर देती है कि उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, उनकी थिंकिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है, ये बात इसने बोली है। तो रोट लर्निंग को छोड़ना है, तो यूज़ कर लेंगे कैसे, रोट खाकर रोट लर्निंग नहीं करनी, समझ आए चीज़, रोट खाकर रोट लर्निंग नहीं करनी, मतलब रोट लर्निंग नहीं करनी, आज से रोट लर्निंग नहीं करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करेंगे। तो यहाँ एंटोनिम देखें तो रोट लर्निंग का अपने साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक लर्निंग भी इसका क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम हो जाएगा। समझ में आया, जैसे अपने करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो यहाँ पे आती है फ्रिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो, जल्दी जल्दी करो, फिर चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करें, तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है आपका रगड़, टकराव, घर्षण। घर्षण की बात हो रही है, रगड़, टकराव, घर्षण। घर्षण का मतलब घर्षण बल वगैरह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। मीनिंग की बात करें, द फोर्स, किसी फोर्स की बात करा, दैट मैक्स इट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट बनाता है फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए, टू मूव फ्रीली, फ्री मूव नहीं कर सकते, ये आपका फ्रिक्शन होता है। जैसे स्पेस में फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता, तो वहाँ पे आपकी कंट्रोलिंग। तो फ्रिक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव, फ्रिक्शन आपका नेगेटिव, अगर ज़्यादा हो तो नेगेटिव, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रिक्शन पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप चल भी नहीं पाओगे ज़मीन पर। जैसे अपने चलते हैं ना व्हीकल्स वगैरह, मूव नहीं कर पाएंगे, ब्रेक नहीं लगा पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे विदाउट फ्रिक्शन, अपने इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो सिनोनिम्स में देखें तो फ्रिक्शन, दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन है, इसका मतलब उन दो लोगों के बीच में क्या है, विवाद है। जैसे यहाँ पे सिनोनिम कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हो गया, डिसएग्रीमेंट, असहमति होगी। एंटोनिम्स की बात करें, लव, एक तो विवाद, किसी के साथ नफरत करना, डिस असहमति, एक लव, प्यार करना, स्नेह करना, ठीक है, तो वो आपका इसका एंटोनिम। पीस, शांति, एक तो विवाद है, एक शांति है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, सारा सेंस्ड, सारा ने फील किया, सेंस का मतलब फीलिंग वगैरह, फील किया, दैट की देयर हैड बीन फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन बन चुका था, बिटवीन हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों के बीच में, मतलब उसके बच्चों के बीच में क्या था, फ्रिक्शन आ चुका था। तो बच्चों के बीच में फ्रिक्शन, अब आपको फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स ही पड़ा हुआ है, तो आपको पता नहीं है, घर्षण बल ही देखते हो आप, रगड़, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चों के बीच में रगड़क हो रखी थी, बच्चे एक दूसरे को रगड़ रहे थे क्या, ठीक है, तो बच्चे एक दूसरे को रगड़ थोड़ी रहे थे, इसका मतलब बच्चों के अंदर मनमुटाव हो गया था, उनमें डिसएग्रीमेंट आ गया, तो उसमें विवाद हो गया था। तो बच्चों में जो विवाद आ गया ना, उसको बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन हर चिल्ड्रन, ना कि बच्चे एक दूसरे को रगड़ रहे थे, रगड़ नहीं रहे थे, ठीक है, उनके बीच में क्या आ गया था। तो इसलिए आपको सारे मीनिंग, टकराव हो गया था, ये बोल सकते हो आप। अब आप फ्रिक्शन पढ़ते हो और फ्रिक्शन का एक ही मीनिंग रट लेते हो, क्या, रगड़ना, रगड़ या घर्षण रट लिया, आपको पता ही नहीं है विवाद को भी फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही पढ़ोगे तभी तो अपने को समझ में नहीं आता, सर ये बोलना क्या चाहता है, मीनिंग ही नहीं समझ पाते हम। इसने बोला है उसके बच्चों के बीच में रगड़ हो गई थी, तो रगड़ हो गई, तो एक दूसरे को, आपको दिखेगा पिक्चर में क्या, एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, तो रगड़ थोड़ी रहे हैं, उनमें क्या हो गया, विवाद हो गया। तो मीनिंग उसके सारे सेंसिबल फॉर्म में सारे मीनिंग, रगड़ हो गए एक टाइप से, मतलब एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक टाइप से दोनों आपस में विवाद है, ये मीनिंग आता है। रगड़ने का ऐसे मतलब ये नहीं है जैसे कपड़े रगड़ते हैं, ठीक है, तो वो वाला कैसे नहीं है यहाँ पे। एडिटोरियल में देखें, द NEP 2020 दैट विल जनरेट लिटिल फ्रिक्शन, जो क्या करेगा, बहुत कम फ्रिक्शन को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये बात उसने बोली, विवाद को बहुत कम क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना। चलते हैं यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस पे।
पिक्चर एनालिसिस में बात करें तो आपको एक जो आपको यहाँ पे एक आपको दिखाई देगा कीट पतंगा, मतलब पेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आपने बात करें तो एक मक्खी टाइप है, और वैसे बोले तो ये क्या है आपका टांटिया है, ठीक है, ततैया, ठीक है, ये आपका क्या है, ततैया है, टांटिया है। ये क्या कर रहा है, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखना यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो फोर्स है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे ग्राफ में ऊपर दिखाई दे रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा, ऊपर वाला फ्रिक्शनल फोर्स। और ये आपका क्या है, फोर्स है जो मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो आपका फोर्स, आप ये जो आपका क्या है ये जो कीट है ये जो लगा रहा है फोर्स, वो वाला फोर्स है। जो वर्टिकल वाई एक्सिस वाला है वो क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स की क्या होती है, एम ए होता है आपका, मास इनटू एसिलरेशन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इतना ही लगता है, मास इनटू एसिलरेशन अपोजिट। तो जितना आप एसिलरेशन दे रहे हो आपका फिक्स एसिलरेशन होगा, जितना आप किसी चीज़ पे बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, फिजिक्स की अपने बात करें तो। और दूसरा उस ऑब्जेक्ट को जिसको आप मूव कर रहे हो उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। उसके बाद में जब आप फोर्स उससे ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही रहेगा जितना वो रहेगा। तो ऊपर वाले में अपने ग्राफ में बात करें तो क्या हो रहा है, पहले उसने खुद का फोर्स बढ़ाया, खुद का फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स फिक्स नहीं होता, अपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, जैसे हल्का सा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही लगेगा जितना आपने लगाया, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करेगा। आपने थोड़ा और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ा दिया, सॉरी खुद का फोर्स बढ़ा दिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा, फिर भी वो मूव नहीं करने, आपका अपोज करेगा। मतलब वो अपनी हाईएस्ट लिमिट तक वेरी करता है, मतलब जीरो से लेकर वो जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वहां तक फ्रिक्शनल फोर्स आपका वर्क करता है, डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पे, किसके, ऑब्जेक्ट के। समझ में आ रही चीज। तो जब वो मैक्सिमम लिमिट पे आ जाएगा, जितना उसकी मैक्सिमम क्षमता थी उतना फोर्स आपने लगा दिया, तो उतना फोर्स इक्वल रहेगा, मूव नहीं करेगा। और उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स आपने दे दिया तो आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। और आप जितना फोर्स ऑब्जेक्ट पे मूविंग में लग रहा है वो फोर्स कौन सा होगा, वो आपके फोर्स में से अगर माइनस करेंगे अपने फ्रिक्शनल फोर्स को, उतना फोर्स बचेगा क्या, उसको मूव करवाने के लिए। जो मूविंग का फोर्स है वो कंप्लीट आपका फोर्स नहीं होगा, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जितना फोर्स, तो फ्रिक्शनल अपने फोर्स जितना तो फोर्स तो आपका खत्म कर देगा, वेस्ट कर देगा, और बचा हुआ जो फोर्स है वो मूविंग का काम करेगा। जैसे ऊपर देखो क्या हो रहा है कि पहले फोर्स बढ़ रहा है, ग्राफ में अपने देखें तो इसने जैसे फोर्स लगाया, पहले फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है, थोड़े टाइम में वो कांस्टेंट हो गया और आपका फोर्स बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट आपका मूव होना स्टार्ट हो, वो कांस्टेंट हो गया, मतलब वो अपनी हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच गया। तो यहाँ पे देखना रेड जो है वो अपोजिट फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रीन है वो इस कीट का क्या है, फोर्स है। समझ में, इस मक्खी का क्या है, फोर्स है। तो अब यहाँ पे देखना ये कैसे बढ़ा रहा है, अब देखना स्पीड कैसे मूव करेगा, ध्यान से देखना इसको, एनिमेशन को। ये दोनों साथ 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 बराबर बराबर चल रहे थे, नहीं हुआ। अब जैसे ही उसने फोर्स बढ़ाया, देखो एकदम से मूवमेंट, जो एरो है आपका ग्रीन वाला एकदम से स्पीड से बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, देखो दोनों बराबर चले तब तक ये मूव नहीं किया। और जैसे ये रेड वाला जो एरो है वो तो वहीं पे ही रुक गया, और जो ग्रीन वाला बढ़ने लगा, और जैसे जैसे वो बढ़ने लगा वैसे वैसे स्पीड भी पकड़ने लगा, मतलब क्या हुआ, वो स्पीड में कन्वर्ट होने लग गया। ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स फिजिक्स का। आप लोगों को अगर पता हो तो, नहीं पता तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रिक्शन को आप यूज़ कर सकते हो ना, कि कैसे, कि हमें फ्रिक्शन नहीं करना एक दूसरे के साथ, हमें मिलजुल कर रहना है। और फ्रिक्शन ऐसे यूज़ कर लो, जैसे पैर को आपने क्या किया, स्लिप किया, फर्श वगैरह पे आपने क्या किया, पैर को स्लिप किया, तो आपने स्लिप करके देखा कि फ्रिक्शन कितना है, कि फ्रिक्शन है थोड़ा खुरदरा, जो आपने जो आपका मान लीजिए फ्लोर है उस पर आपने किया, यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है। जहाँ पे आपकी टाइल्स वगैरह लगी हुई है वहाँ पे आपने थोड़ा सा किया, पैर को घसीटा, तो क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन कम है। पर प्लीज़ ये काम मत करना, ठीक है। ये जो आपके स्टंट्स है ये घर पे आप अप्लाई मत करना, ठीक है। कोई जो आपकी क्या है टाइल्स वगैरह पे स्लिप करने की कोशिश मत करना। उसके बाद में जब आपने पानी वगैरह डाल देना उसमें, ठीक है, तो और ज़्यादा स्लिप होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये काम तो बिल्कुल भी मत करना, पानी डाल के तो स्लिप वहाँ पे, या ऑयल वगैरह डाल के तो स्लिप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बाद में बोलोगे सर ने सर फोड़ दिया हमारा। समझ में आ रही है चीज़। तो ये चीज़ मत करना, घर पे आप ये प्रैक्टिकल मत करना, जानलेवा हो सकता है। तो याद हो गया फ्रिक्शन, इस तरीके से आपका फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आया, ये आपकी इस एडिटोरियल की लास्ट वोकेब थी। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ में आया। तो जो वोकेबलरी है उसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा यूजेस के साथ में। तो जितनी वोकेब आप लोगों को करवा दी, एक टाइप से आपका होमवर्क है ये, आप लोगों को वो सारी खुद से ही कर लेना। ये सारी की सारी वोकेब आप लोगों को याद होनी चाहिए, जितनी अब तक की वोकेब वो सारी याद करो और उनको आपस में और रिलेट करो। जितनी वोकेब आपकी बन चुकी है, मैंने आपको बोला था एक नोटबुक लगा लेना आप वोकेब के लिए, जितनी भी अपनी वीडियोस में वोकेब है उन सबको नोट डाउन करो और उनको अब आपस में रिलेट करो। आपस में रिलेट करके, सबको एक साथ रिलेट करके आप क्या करो, यूज़ करो कि ये सिनोनिम हो सकता है क्या, या एंटोनिम हो सकता है क्या, इस तरीके से आप यूज़ करो, आपके क्लियर हो जाएगा। समझ में आई चीज़। तो वोकेब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या आप जानते हैं, लड़ाई में अपनी पराजय के बाद सिंह सदैव अपने घावों को चाटता है।
ऐसा करके वो केवल अपने घाव का उपचार ही नहीं करता है, अपितु ऐसा करके वो स्वयं को स्मरण करवाता है, आत्मविश्लेषण करता है कि उससे कौन सी त्रुटियां हुई, किन किन बिंदुओं पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अगली लड़ाई में वो उन त्रुटियों को दोहराए नहीं। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। एक बड़ी पराजय के पश्चात तुरंत ही दूसरे प्रहार की योजना ना बनाएं, अपितु कुछ समय लेकर आत्म अवलोकन के उपरांत उन सभी तथ्यों पर विचार विमर्श करें जो आपकी पराजय का कारण बने। केवल तभी आप भविष्य में वो भूल करने से बच सकेंगे और अपनी अगली लड़ाई में विजयी होंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी,